हेलो होमवर्क से आया होमवर्क सब पेज 68-69 होमवर्क सब में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। पे अटेंशन नाउ। आपका ट्रायल बैलेंस में मैंने एक हिंट दिया आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर था। एनीवन सी दैट क्लोजिंग स्टॉक वाज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। सो प्लीज लिसन, क्लोजिंग स्टॉक वाज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। मिला? अभी ट्रायल बैलेंस में आपको परचेजेस कितना दिया हुआ है? तो 10 लाख। वो 10 लाख क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद है कि पहले? बाद में, क्योंकि स्टॉक इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, द स्टॉक हैज बीन ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। तो योर रियल परचेजेस आर एक्चुअली 13 लाख। 13 लाख का परचेज था, जिसमें से 3 लाख का स्टॉक आपका माइनस हो चुका है। समझा? ये मैंने बताया अभी आपको क्लास में। तो आपको दो चीजें पूछी गई थी वहां पे, एक COGS और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया था। COGS इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा एक्सपेंस। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसका बनाने का, परचेज करने का कॉस्ट। तो COGS का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दिस केस अपना ओपनिंग स्टॉक वाज 2 लाख, परचेजेस आर एक्चुअली 13 lakhs not 10, बिकॉज परचेज जो है 10 वो कहां से आया? स्टॉक माइनस करने के बाद। तो एक्चुअल परचेजेस वर 13 lakhs प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर नील, दिया ही नहीं है कुछ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाज 3 lakhs। So this is 2 plus 10, 12 lakhs. So your value of COGS is 12 lakhs. The second thing they have asked is creditors को कितना पे किया, amount paid to the creditors. So very simple, you make a creditors account. It will have an opening balance, buy balance BD. It will have a closing balance, to balance CD. Opening balance of creditors is given to you. 1st April 2016 it was 3 lakhs. Closing is also available from the trial balance. Sorry, that is 4 lakhs. ओपनिंग में 3 था, क्लोजिंग में 4 था। साल भर में परचेज किया तो एंट्री अज्यूम करते हो परचेज क्रेडिट पर ही हुआ है, तो परचेज टू क्रेडिटर, तो बाय परचेज। परचेज कितना है? 10 लाख नहीं है, 13 लाख है। तो यू अराइव एट योर बैलेंसिंग अमाउंट, दैट इज टू बैंक। क्योंकि क्रेडिटर में मोटा मोटी 4 ही एंट्रीज आएगा, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक परचेज किया। मतलब शुरू में 3 लाख देना था, 13 लाख का और खरीदा तो 16 लाख देना बनता है। फिर कुछ तो पे किया तब जाके 4 लाख देना बनता है, तो 12 लाख।
तो आपका अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज ऑल्सो 12 lakhs. समझा ये? Who got this? दोनों 12 लाख रुपया. गुड. आपके लोग को समझ में आया? वो COGS में अगर परचेज का 10 लाख भी कंसीडर करें और माइनस हो जाए, हाँ चलेगा, फिर भी चलेगा. तो आपने 13 माइनस 3 डायरेक्टली वो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 1460 ये वाला 31 मार्च 17 वाला तो ट्रायल बैलेंस हुआ. ओके, कंफर्टेबल. चलो बढ़े आगे. अभी यही बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. पेज 69 पे सम नंबर 12th सम. 12th सम में पढ़ो क्या दिया है. ऑन 1st January 2017, ऑन 1st January 2017. इसमें मेन चीज ये सम इजी था, इसमें कुछ नहीं था. COGS मतलब ट्रेडिंग का खर्चा, क्रेडिटर का अकाउंट पता है ना आपको, बनाते थे लेजर, हैरी अकाउंट, रॉन अकाउंट, सब स्टार्टिंग में लेजर में किया था आपने. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट और परचेज. अगर डेटर अकाउंट है तो ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स और पेमेंट रिसीव. मोस्टली वही आता है. बैड डेट, डिस्काउंट अलग रेयर आइटम्स. अभी इसमें कैच क्या था मेन कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था. तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक देने की वजह से आपका परचेज वैल्यू इज नॉट 10 lakhs, इट इज 13 lakhs. तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता ना तो जो परचेज है वही ले लेगा. समझा? क्योंकि इधर दिया है अपना ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसका मतलब परचेज में से स्टॉक माइनस हो चुका है. समझ में आया बात? हेलो. अभी लिसन केयरफुली. समझा यहां तक? पक्का? Coming back to question 12. On 1st January 2017, sorry, provision for doubtful debts existed at 40,000. Trade receivable on 31st December 17 were 15 lakhs. Bad debts of 1 lakh. It is required to write off bad debts and create a provision equal to 5% of trade receivable balances. Required to show how you compute the amount debited to profit and loss account. मतलब आपको बेसिकली P&L डेबिट में कितना जाएगा वो दिखाने का है. तो वैसे तो सिंपल है, लेकिन अभी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वही पूछा आपको कि भैया P&L डेबिट में क्या दिखाओगे. तो ये आपका P&L डेबिट है, बराबर है. एक्सट्रैक्ट का मतलब खाली पार्ट दिखा रहे हो. ये P&L डेबिट हुआ. इसमें आप क्या लिखते हो, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD. तो बैड डेट कितना दिया हुआ कुछ? ये 1 लाख क्या है? बैड डेट है कि फर्दर बैड डेट है? फर्दर बैड डेट है. कैसा पता चला? राइट ऑफ करना बाकी है. इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट्स. कैन यू सी दैट? ऑलरेडी खाली बैड डेट होता तो मतलब मैं बैड डेट दे देता. इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट दिया है. इट इज फर्दर बैड डेट. तो बेसिकली फर्दर बैड डेट्स आर 1 लाख. बराबर है? मिला? फर्दर बैड डेट्स आर 1 लाख. चलो ठीक है, मिला. मूविंग अहेड. दो है. फर्दर बैड डेट 1 लाख मिला. अभी ORDD भी मिला और NRDD भी मिला. NRDD 5%. देखो 1416 का प्रोविजन था, वो क्या है? कितना है वो? 40,000. ये ORDD हुआ लास्ट ईयर वाला. समझ में आया? और 1116 कॉस्ट डेट 1116 को जो दिया हुआ है वो क्या है? मिला? समझ में आया?
और क्लोजिंग वाला जो है वो एनआरडीडी है, तो डेटर्स कितने थे आपके? क्या 15 पे ले लूं? लेस एफबीडी 1 लाख, तो आपको मिलेगा 14 लाख। 14 लाख का डेटर पे लेस एनआरडीडी सॉरी इज 5% is 70,000. Your net debtors are 13 lakh 30,000. So आपका जो न्यू आरडीडी है that is how much actually 70,000. So this is 1 lakh 30. So what is the amount debited to P&L? So it is 1 lakh 30. BD was nil, FBD is 1 lakh, NRDD 70, ORDD 40. Simple था? हाँ, बट इसमें मेन चीज है अकाउंट। जो आरडीडी अकाउंट है ना वो अच्छे से देख लो अभी। दिस इज योर आरडीडी अकाउंट, ओके। अभी टैली वगैरह पे जाओगे तो आपको थोड़ी प्लस माइनस करना है, तो आरडीडी अकाउंट बनाना होता है। आरडीडी इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। अभी आरडीडी क्रिएट करने का एंट्री याद है आपको? मैंने किया था, बहुत बार किया एक्चुअली। आरडीडी क्या होता है? इट्स अ प्रोविजन, इट्स अ लायबिलिटी। आप अपना लॉस बढ़ा के एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हो। क्यों क्रिएट करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स होगा, तो अभी से वो लॉस दिखा दे। तो आपने क्या किया? लास्ट ईयर 40,000 का आरडीडी बनाया, तो कहने से लास्ट ईयर आपने पीएनएल टू आरडीडी मारा होगा 40,000, है ना? पीएनएल टू आरडीडी 40,000 आपने मारा होगा लास्ट ईयर, सो दैट आरडीडी बिकेम 40। यस और नो? अच्छा, पीएनएल टू आरडीडी 40 मारा, तो पोस्टिंग कैसे हुआ होगा? पीएनएल में टू आरडीडी मारा होगा, आरडीडी में बाय पीएनएल मारा होगा, आरडीडी में इधर ऊपर कहीं तो बाय पीएनएल आया होगा, और फिर आरडीडी इज अ लायबिलिटी, तो इधर आया होगा टू बैलेंस सीडी 40, जो बन के आएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। सो बाय बैलेंस बीडी 40,000, दैट इज द ओआरडीडी का ओपनिंग बैलेंस। कैसे आया समझ में आया? पहले पीएनएल टू आरडीडी मारा, पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल, इधर टू बैलेंस सीडी बिकम बाय बैलेंस बीडी ऑन 1/1/16। दिस इज ऑन 1/1/16, ओके। अब इस साल जो भी बैड डेट हुआ या जो फर्दर बैड डेट हुआ उसकी जर्नल एंट्री एक ही होती है, बैड डेट की भी और फर्दर बैड डेट की। व्हाट इज द एंट्री? यू नो, इट इज बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर। तो वो हुआ 1 लाख, तो उसका फिलहाल आरडीडी को लेना देना नहीं है, उसका एंट्री है बैक डेट टू डेटर। तो बैक डेट में टू डेटर, डेटर में बाय बैक डेट, बराबर है। कितने का बैक डेट हुआ? 1 लाख का, ओके। अब सीन क्या है कि अगर आरडीडी ना होता तो बैक डेट इज एन एक्सपेंस, तो आरडीडी ना होता ना तो एंट्री ऐसे बनती, बैक डेट टू डेटर 1 लाख, और ये बैड डेट बिकॉज इट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट यू वुड हैव रिटन इट ऑफ टू पीएनएल, तो पीएनएल टू बैड डेट 1 लाख। अगर आरडीडी ना होता तो जब आरडीडी आ जाता है तो बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाता, नहीं तो मतलब ही नहीं हुआ आरडीडी बनाने का। तो आरडीडी बनाने का यूज क्या है कि आपका बैड डेट 1 लाख हुआ है ना, तो 1 लाख डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट नहीं होएगा, उसमें से 40,000 जितना बैड डेट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय आरडीडी। तो इसका राइट ऑफ का एंट्री विल नॉट बी डायरेक्टली पीएनएल टू बैड डेट, इट विल बिकम आरडीडी टू बैड डेट 40,000, आरडीडी टू बैड डेट 40,000 and PNL to bad debt is 60,000. Extra loss will be transferred to PNL. Extra loss. Okay. अब यही चीज यहाँ पे कैसे होगी? ध्यान से देखना। इधर आरडीडी टू बैड डेट, तो आरडीडी में आएगा टू बैड डेट, आरडीडी में आएगा टू बैड डेट कितना? 40,000। आरडीडी में टू बैड डेट आएगा 40,000। दिस इज ड्यूरिंग 2016। 2016 में जितने भी बैड डेट्स होंगे, भले 1 लाख के हुए, लेकिन इसमें 40,000 तक का बैड डेट कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? अब जो बचा हुआ 60 है ना, बचा हुआ 60 है ना, वो भले ही पीएनएल टू बैड डेट है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली पीएनएल टू बैड डेट नहीं करते हैं एंट्री। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। हम लोग करेंगे पीएनएल टू आरडीडी और आरडीडी टू बैड डेट, पीएनएल टू आरडीडी और आरडीडी टू बैड डेट। तो बेसिकली हमने क्या किया, 60,000 और पीएनएल में से निकाल के पहले आरडीडी में डाला और फिर आरडीडी के थ्रू बैड डेट्स को राइट ऑफ किया।
हमने क्या किया, डायरेक्टली एंट्री वही हो रहा है, पीएनएल टू बैड डेट ही है, 60,000 का लॉस पीएनएल खा ही रहा है, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते। हम पहले पीएनएल टू आरडीडी मारते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोविजन। शॉर्ट प्रोविजन का मतलब आपने जो प्रोविजन रखा था लास्ट ईयर वो गलती से कम था, आपका जजमेंट गलत था, आपने 40,000 का ही प्रोविजन रखा था, लेकिन बैड डेट कितना हुआ? 1 लाख। तो अभी ऑन द स्पॉट लास्ट डे और 60,000 का प्रोविजन बनाओ, और 60,000 का प्रोविजन बनाओ, 60,000 का और प्रोविजन बनाओ, और उसको राइट ऑफ करो बैड डेट। 60,000 का और प्रोविजन बनाओ और बैड डेट को राइट ऑफ करो। ये एक तरीका होता है। ओके, दिस इज अ वे ऑफ, जब भी आप प्रोविजन बनाते हो तो बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाता, पहले प्रोविजन बढ़ाते हो और फिर पीएनएल से राइट ऑफ करते हो। ओके, सॉरी, पहले प्रोविजन बढ़ाते हो फिर प्रोविजन से राइट ऑफ करते हो, डायरेक्टली पीएनएल से नहीं करते। तो ये एंट्री करने के बदले वी डू व्हाट? पीएनएल टू आरडीडी एंड आरडीडी टू बैड डेट। इज इट क्लियर? तो इधर पीएनएल टू आरडीडी, तो आरडीडी में वापस आएगा बाय पीएनएल कितना? 60,000 ड्यूरिंग 2016 ऑन द लास्ट डेट, यू कैन से 31 दिसंबर 2016, और यहाँ पे आएगा टू बैड डेट। टू बैड डेट कितना? 60। तो कहना है ये टू बैड डेट एक साथ कितना हो गया? 2 बार लिखने के जगह इट इज टू बैड डेट बेसिकली 1 लाख। टू बैड डेट बेसिकली 1 लाख। 1 सेकेंड, पहले बाय बैलेंस बीडी था 40, ये कितना राइट ऑफ कर सकता था? 40, वो तो कर ही दिया, और कितना शॉर्ट पड़ रहा था? तो इंस्टेड ऑफ, वो तो पीएनएल ही खाने वाला है, तो पीएनएल टू बैड डेट करने के लिए हमने 2 पार्ट में किया, पीएनएल टू आरडीडी, आरडीडी टू बैड डेट। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो वाया प्रोविजन ही राइट ऑफ करने का, डायरेक्टली पीएनएल से राइट ऑफ करने का। तो पहले पीएनएल टू आरडीडी 60 और आरडीडी टू बैड डेट, तो पूरा बैड डेट साफ हो गया, ये पुराना रिजर्व खाली, पुराना बैड डेट खत्म। ओके, अभी आपका नया आरडीडी का एंट्री, न्यू आरडीडी का एंट्री, व्हाट इज न्यू आरडीडी का एंट्री? इट इज पीएनएल टू आरडीडी, इट इज पीएनएल टू आरडीडी। तो वापस पीएनएल टू आरडीडी ऐसा कितना क्रिएट किया आपने? 70,000। पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल अकाउंट कितना आया? 70,000। आरडीडी में बाय पीएनएल 70,000, और इधर आएगा टू बैलेंस सीडी, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा 70,000 ऑन 31 दिसंबर 2016। ये बन के जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी 70,000। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है आपने बाय पीएनएल 2 बार ही मारा है। तो ये दोनों एक्चुअली मर्ज करके आप क्या लिख सकते हो? बाय पीएनएल 1,30,000, दिस इज द अमाउंट दैट इज ट्रांसफर टू पीएनएल। बाय पीएनएल 1,30,000, दिस इज द अमाउंट दैट वी ट्रांसफर टू पीएनएल। यही चीज यहाँ पे लोग फॉर्मूला में दिखाते हैं। वंस अगेन, पुराना आरडीडी था 40, बैड डेट कितना खा सकता था? 40, तो 40 तो राइट ऑफ किया, और कितना शॉर्ट प्रोविजन पड़ा? 60। So instead of doing directly PNL to bad debt, we do PNL to RDD and then RDD to bad debt 60,000. This was called as short provision. तो पहले वो प्रोविजन को फिलअप किया, 60 से प्रोविजन बढ़ाया, वही हुआ, PNL लॉस हो गया, प्रोविजन बढ़ाया और बैड डेट राइट ऑफ किया 60,000 से। अब नया साल का वापस आरडीडी बनाने का नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितने का बना दिया आपने? 70,000 का। उसका एंट्री PNL टू आरडीडी 70,000, और वो बना बैलेंस। तो यहाँ का बैलेंस बन के आएगा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 70,000। समझ रहे हो? अब सपोज ये जो है नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी कितना आया? 70। ओके, नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हो गया लेट अस से 50,000, बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स हो गया 50,000 का। कितने का? 50 का हुआ, एक्सपेक्टेड 70 था क्योंकि आरडीडी 70 का, लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स हुआ 50। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट? बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर लेकिन कितना? 50। अब वो बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल से राइट ऑफ नहीं होगा, पहले आरडीडी से राइट ऑफ होगा। तो उसका एंट्री क्या होगा? आरडीडी टू बैड डेट। आरडीडी में आएगा टू बैड डेट कितना? 50। अब ये तो पूरा ही खा गया क्योंकि प्रोविजन था 70,
प्रोविजन वाज 70. आई एम गिविंग एन एग्जांपल फॉर नेक्स्ट ईयर. प्रोविजन था 70 और एक्चुअल बैड डेट्स कितना हुआ 50. दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रोविजन. दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रोविजन. तो जब शॉर्ट प्रोविजन था तो आपने क्या किया, पीएनएल टू आरडीडी मारा 60,000. अब एक्सेस प्रोविजन है तो क्या मार देगा, आरडीडी टू पीएनएल मार देगा. आरडीडी टू पीएनएल मतलब लायबिलिटी घटा वापस प्रॉफिट बढ़ा. तो ऐसा सीन में क्या होता था याद है, आपका आरडीडी क्रेडिट में आता था बाय आरडीडी और माइनस बैक. दैट्स व्हाई दिस इज योर नेट गेन. दिस इज योर नेट गेन. तो यहाँ पे क्या करने का, जो बचा हुआ प्रोविजन उसको पहला निकाल के पीएनएल में डाल देने का. तो आरडीडी टू पीएनएल क्या करने का, आरडीडी टू पीएनएल कितना 20,000. आरडीडी टू पीएनएल 20. अब ये पुराना साल का हिसाब किताब खत्म. 70 था 70 राइट ऑफ, इधर भी 1 लाख था 1 लाख राइट ऑफ. समझ में आया. शॉर्ट प्रोविजन है तो पीएनएल टू आरडीडी मारो. शॉर्ट प्रोविजन का मतलब समझा, आपका आरडीडी कम है, बैड डेट ज्यादा है, उसको शॉर्ट प्रोविजन बोलते हैं. वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात. आपने सोचा था जितना नुकसान होने वाला उससे ज्यादा नुकसान हुआ. तो आपने मारा पीएनएल टू आरडीडी फिर आरडीडी टू बैड डेट. जब एक्सेस प्रोविजन होता है तभी आप वो पैसा निकाल के पीएनएल में डाल देते हो, मतलब आरडीडी टू पीएनएल. आरडीडी टू पीएनएल हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया. अब नेक्स्ट ईयर के लिए वापस यू नीड टू क्रिएट आरडीडी. नेक्स्ट ईयर आई वांट टू क्रिएट एन आरडीडी ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीस. तो पीएनएल टू आरडीडी, तो वापस आरडीडी में आएगा बाय पीएनएल. आरडीडी में आएगा बाय पीएनएल कितना 1 लाख. और अभी ये बन के आएगा टू बैलेंस सीडी 1 लाख. ये बनेगा नेक्स्ट ईयर आपका ओल्ड आईडी. यही चीज में पीएनएल में दिखाएगा अगर नेक्स्ट ईयर का, तो कैसा दिखेगा, टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी. अभी बैटेड तो चलो नील था, फर्दर बैटेड कितना हो गया 50. बैटेड फर्दर बैटेड दोनों मिला के 50. कुछ रिकॉर्डेड कुछ अनरिकॉर्डेड डज नॉट मैटर, एंट्री इज सेम. बैटेड टू डेटर और ये 50,000, ये दोनों मिला के समझो 50 हो गए. एनआरडीडी कितना है ये साल का आपका, एनआरडीडी है 1 लाख. एनआरडीडी है 1 लाख 1 मिनट. ये लगे एनआरडीडी हो गया आपका 1 लाख रुपया. कैन यू सी दैट. और ओआरडीडी आपका कितना था यहाँ पे 50 सॉरी 70. तो आपका नेट नेट कितना हो रहा है 80,000 हो रहा है ना. 80,000 टोटल लॉस गया पीएनएल को. कैसा गया वो 80,000, देखो ये बाय पीएनएल दिख रहा है. ये 1 लाख का लॉस खाया पीएनएल क्योंकि आरडीडी क्रिएट किया. और ये 2 पीएनएल दिख रहा है, ये प्रॉफिट खाया क्योंकि एक्सेस प्रोविजन था. तो नेट नेट क्या हो रहा है 80,000 का लॉस. हाँ, अगर नया आरडीडी बनाते ही नहीं, न्यू आरडीडी बनाते ही नहीं, देन इट वुड हैव बीन अ नेट गेन. तो द फॉर्मूला वुड हैव शिफ्टेड टू पीएनएल क्रेडिट. पीएनएल क्रेडिट में होता खाली बाय ओआरडीडी माइनस बैक डेट्स, दो ही आइटम्स होता. बट क्योंकि एनआरडीडी बनाया तो वापस कितना लॉस हो गया, नेट 80. नेट 80 कैसा मिला, ये बाय पीएनएल, ये बाय पीएनएल 1 लाख और ये 2 पीएनएल 20. तो नेट लॉस हुआ 80. तो once again, 1 second, what do you mean by short provision and what do you mean by excess provision? Short provision का मतलब है कि आपका प्रोविजन कम पड़ा, तो आप क्या करते हो, उसी टाइम ताबड़तोड़ प्रोविजन बनाते हो, पीएनएल टू आरडीडी करते हो और फिर उससे बैड डेट राइट ऑफ करते हो, जितना भी शॉर्ट है उतना. नया साल का आरडीडी का एंट्री इज नॉर्मल, पीएनएल टू आरडीडी. और अगर एक्सेस प्रोविजन है, मतलब ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है, तो बच गया, बैड डेट को राइट ऑफ करके भी बच गया, तो उसको आप क्या करते हो, वापस पीएनएल में डालते हो. तो उसका एंट्री क्या है, आरडीडी. समझ में आया. आरडीडी अकाउंट ये सब में बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एट डेट. ओके, तो चाहिए तो कॉपी कर लो, इस सब के लिए खाली एक कर लो, इतना कॉपी कर लो. दिस मच पार्ट इज कॉपी. आरडीडी अकाउंट खाली कॉपी कर लो. पहला बैलेंस लिखा है 40,000, वो क्या है, ओआरडीडी. सर मतलब शॉर्ट प्रोविजन में ऑलरेडी प्रोविजन में शॉर्ट पड़ रहा है, उसका एक एंट्री बाय पीएनएल आएगा. और जो नया प्रोविजन एनआरडीडी बनाएंगे उसका एक्स्ट्रा लॉस, टोटल 530 का लॉस. एक मिनट, कौन सा ये वाला? आपका आरडीडी 40 था, तो उतना तो लॉस वो खा लेगा. आरडीडी टू बैड डेट राइट ऑफ हो गया. एक्स्ट्रा लॉस 60 था ना,
The nominal account it will go to PNL. 60. PNL to back there. But वो करने के बदले भी DD to PNL to RDD, RDD to क्योंकि जब भी बिजनेस प्रोविजन बनाता है ऑल एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ थ्रू नॉट डायरेक्ट. तो मतलब बेसिकली हम चार्जेस का ऑलरेडी अप्रूव कराएंगे फिर हम प्रोविजन में और एक 60 लिखाएंगे और उसको पैकेट हुआ वही PNL to RDD, RDD to पैकेट हुआ वही डायरेक्टली अगर प्रोविजन बनेगा अप्रूव प्रोविजन नहीं अगर प्रोविजन नहीं बना रहे तो फिर PNL. हाँ तो पहले आरडीडी में था ही नहीं ना 60 वो तो पीएनएल से ही है. पीएनएल डायरेक्ट तो वही होता है डायरेक्ट वही होता है ये दिखाने वाली ये पार्ट का दिख रहा है क्यों एक बार प्रोविजन दिखाने का चालू किया ना तो डायरेक्ट पीएनएल में ही डाला पहले प्रोविजन बनाने का प्रोविजन से रहेगा. वही समझो मेरा रिपेयर का खर्चा मेरा रिपेयर का एंट्री रिपेयर टू कैश पीएनएल टू कैश. बट अगर मैं प्रोविजन बना रहा हूँ अगर मैं पहले से रिपेयर का प्रोविजन बना रहा हूँ तो मैं पहले बनूंगा PNL टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड देन प्रोविजन फॉर रिपेयर्स टू रिपेयर्स. डायरेक्टली PNL में नहीं डालेगा मेरे प्रोविजन के थ्रू ही डालेगा. हाँ पर दो ये देखना PNL टू आगे डाल ये डाल नहीं पा रहा जो भी बैलेंस आएगा वो हमेशा एनआरडीडी उसके पहले समझो एग्जैक्टली जो भी बैलेंस आएगा वो एनआरडीडी. एक बार आपने प्रोविजन बनाने का स्टार्ट किया देन यू कैन नॉट राइट ऑफ दैट एक्सपेंस डायरेक्टली. वो प्रोविजन क्रिएट करने का फिर ही PNL के थ्रू फिर ही वो प्रोविजन के थ्रू. ये जो रिपेयर है रिपेयर का इफ आई एम मेकिंग प्रोविजन तो वैसे तो एंट्री रिपेयर्स टू कैश टू PNL टू बट अगर प्रोविजन बना रहा तो पहले PNL टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स टू वाया प्रोविजन ही short provision and excess provision overview.
अच्छा, ये सेम प्रिंसिपल is applicable to NRFDD, NRFDC, ORFDD, ORFDC. समझ में आया? खाली इधर बैठे थे उधर डिस्काउंट अलाउड आ जाता है. What is the journal entry to create NRDD, PNL to RDD? So what is the journal entry to create NRFDD, PNL to NRFDD? वही चीज है. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर और PNL टू डिस्काउंट अलाउड नहीं करने का. RDD के जगह PNL टू NRFDD और then NRFDD to discount allowed. If it is short provision, if it is excess provision then वही NRFDD to PNL. याद है उसका भी रिवर्सल फॉर्मूला है सेम. और वही NRFDC का भी है लेकिन NRFDC का उल्टा हो जाता है. What is the entry to create NRDD? NRDD और NRFDD का एंट्री क्या है? PNL to RDD, PNL to NRFDD. तो NRFDC क्रिएट करने का एंट्री है NRFDC to PNL, NRFDC to PNL, RFDC to PNL. ओके, ऐसे ही दिखेगा खाली उल्टा. इधर बाय PNL उधर टू PNL. RDD अकाउंट बनाने का तो ऐसा. दिस इज RDD अकाउंट. बाय बैलेंस BD, फिर टू बैड डेट, ये बाय PNL शॉर्ट प्रोविजन, फिर वापस बाय PNL और फिर टू बैलेंस. सो बेसिकली योर प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस हो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिमेन्स मेरा दिमाग में. whether it is RDD, whether it is NRFDD, whether it is NRFDC, whether it is repairs provision, whether it is employee benefit provision, आगे आएंगे और भी provision. सबका ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम. इज दिस क्लियर? अब शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट. अब तक आप लोग क्या करते आ रहे थे? तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट. So we were simply dealing with trading business. So please listen. अब तक we were simply dealing with trading business or traders business. Now we are dealing with manufacturing business का final account. Okay. Now what is the major difference between a trading business and a manufacturing business? तो trader जो होता है वो क्या करता है? He simply buys and sells goods, right? Please listen now. A trader simply buys and sells goods. But हम जिस trader से deal कर रहे थे अब तक 11th और 12th में, he was a semi-manufacturer. That's why we had factory and all. वो थोड़ा buy करते थे, फिर factory में process करते थे, फिर sell करते थे. अभी हम लोग जो final account से deal कर रहे हैं वो proper manufacturer है. Manufacturer like you have steel manufacturer, you have car manufacturer, you have paper manufacturers. So what does a manufacturer do? A manufacturer, he purchases raw materials, converts them into finished goods and sells out the finished goods. बराबर है? तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? वो खरीद के बेचता नहीं है डायरेक्ट. वो पहले रॉ मटेरियल लेगा, सारा कुछ प्रोसेस करेगा, फिनिश गुड्स बना के फिर सेल करेगा. सही बात? तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त क्या चेंज हो जाता है बिटवीन अ ट्रेडिंग कंसर्न एंड अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? तो नॉट अ बिग डील. जस्ट वन एक्स्ट्रा अकाउंट इज एडेड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ये एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है. तो बेसिकली अभी 3 के जगह 4 चीजें बनानी होती है. एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनता है ट्रेडिंग, फिर बनता है P&L, फिर बनता है बैलेंस. तो अभी ध्यान देना, सबसे मेन अकाउंट यहाँ पे रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या जाता है? तो जो जो आइटम्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग में चले गए. ओके? जो जो आइटम्स आपके ट्रेडिंग में जाते हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग में चले गए. तो ट्रेडिंग में क्या बचा? तो ट्रेडिंग में 2-3 आइटम्स आते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या है. फिनिश गुड्स रिलेटेड आइटम है. ओके? सेल्स वगैरह एंड ग्रॉस प्रॉफिट. तो आई शो इट टू यू. पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ये शुरुआत कहाँ से होती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे लिखा जाता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम.
RMC, ओके? क्योंकि ये बंदा खरीदने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट अगेन, ओके? ये क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट कितना हुआ प्रोडक्ट बनाने का, ओके? तो रॉ मटेरियल इज द बिगेस्ट एक्सपेंस, रॉ मटेरियल इज द बिगेस्ट एक्सपेंस। तीन बड़े एक्सपेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ओके? एक रॉ मटेरियल का, एक लेबर का, वेजेस, और एक ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल तो पता ही है, कच्चा माल जो भी आता है, अभी पेपर इंडस्ट्री तो पेपर पल्प है ना, स्टील है तो आपका आयरन ओर हो गया, बराबर है, एल्यूमिनियम है तो बॉक्साइट हो गया। तो रॉ मटेरियल आपका मेन जो मटेरियल का खर्चा हुआ, तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल खर्चे। इसमें क्या क्या आएगा आपका? सारा डिटेल ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेट्स से इट इज 50,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेट्स से इट इज 2 lakhs, प्लस आपका फ्रेट इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। कौन सा फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड? रॉ मटेरियल लगेगा। अब ये फिनिश गुड्स खरीदने वाला नहीं है, ये सारा खर्चा इसका रॉ मटेरियल पे होगा। तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन, बेसिकली इट इज फ्रेट इनवर्ड्स एंड कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स एंड कैरेज इनवर्ड, ये समझो हो गया 10,000। ये भी रॉ मटेरियल में चला गया आपका परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। माइनस परचेज रिटर्न अगर कुछ है तो आप माइनस कर दोगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेट्स से इट इज 40,000, इतना एंड में बच गया। तो ओपनिंग प्लस परचेज, जनरली ये एक्सपेंस होते नहीं है, दिखाते नहीं है सब में, है तो लिख देने का, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पूरा खर्चा आप नेट करोगे तो आई थिंक आपको मिलेगा 220। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ RMC, RMC मतलब रॉ मटेरियल। तो बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने का टोटल खर्चा, जर्नल एंट्रीज वगैरह और ऑल सेम। आपका परचेज का वही है, परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू कैश, एंड देन ट्रेडिंग टू परचेज मानने की जगह मैन्युफैक्चरिंग टू परचेज जा रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग टू परचेज। वो भी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग टू परचेज नहीं होता, it is RMC to purchase, RMC to purchase and then manufacturing to RMC। ये RMC एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है। RMC is raw material consumed, okay? जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है तो it won't be directly manufacturing to opening stock, it will be RMC to opening stock and manufacturing to RMC। वो सब आपको है नहीं, आपको सिर्फ ट्रेडिंग P&L के ये जो मैंने करवाया था ना, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग के एंट्रीज नहीं है आपको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी ये हुआ रॉ मटेरियल का खर्चा। दूसरा बड़ा खर्चा मैंने आपको बताया वो क्या होता है? वेजेस का होता है, लेबर का होता है। तो यहाँ पे आता है 2 डायरेक्ट वेजेस, इनको कहा जाता है डायरेक्ट वेजेस। अभी सब में 2 प्रकार के वेजेस हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 2 प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 2 प्रकार के ओवरहेड्स हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओके? तो ये डायरेक्ट वेजेस है या इनडायरेक्ट वेजेस, पता कैसे चलेगा? तो दीज आर प्योरली वेरिएबल, ये पर यूनिट दिया होगा। ये तीनों आइटम्स जो हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों सबसे मेन जो एक्सपेंस है ओवरहेड्स के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा पर यूनिट रहने वाले। पर यूनिट मतलब जितना यूनिट आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना ये खर्चा बढ़ेगा। व्हाट आर डायरेक्ट मटेरियल्स? डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। जितना आउटपुट बनाओगे उतना रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। फिर आता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर चार्जेस, वर्कर चार्जेस। दीज आर द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना वो लेबर आवर ज्यादा लेगा, उतना खर्चा बढ़ेगा आपका। प्योरली वेरिएबल होता है। अगर मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो उतना लेबर लगेगा, अगर 20,000 भी बना रहा हूं तो 20,000 का लेबर, 21,000 बना रहा हूं तो भी लेबर चार्जेस बढ़ जाएगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं उतना मेरा लेबर का खर्चा बढ़ते जाएगा, ओके? डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन। असेंबली लाइन में जो वर्कर्स होते हैं, देखा होगा आपने फैक्ट्री में, असेंबली लाइन पता है ना, वो ऐसा ऐसा बन के आता है, अरे गुड्स घूम के आता है, एक प्रोडक्ट है, कोई दवाई है तो उधर से बनता है, कोई ढक्कन लगा रहा है, कोई बॉक्स बना रहा है, कोई पैक कर रहा है, कोई देख रहा है, तो वो सब लेबर्स आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। इज इट क्लियर?
direct expenses. What are direct expenses? They are not raw materials. They are such expenses which they are directly related to the product. तो जितना प्रोडक्ट बनाओगे उतना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा. जैसे कि अभी समझो कार बना रहे हो, तो कार का रॉ मटेरियल है आपका सब स्पेयर पार्ट्स, बट फिर उसमें जो पेंट चार्जेस लग रहा है, पॉलिशिंग चार्जेस हो रहा है, पर कार पेंट हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है, तो ये जितना गाड़ी आप बनाओगे उतना डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर होएगा. समझ रहे हो? वेल्डिंग चार्जेस हो गया, ओके, तो मैकेनिकल और कोई एक्सपेंसेस हो गया जो आप मशीन से कर रहे हो. बट वो ऐसा एक्सपेंस है कि जितना गाड़ी बनाओगे उतना वो एक्सपेंस ज्यादा लगेगा आपको. दैट इज द लॉजिक. समझ में आया? तो जस्ट एन एग्जांपल, वैसे हर एक प्रोडक्शन यूनिट में रहता है अलग अलग अपना. तो समझो इसमें डायरेक्ट वेजेस हो गया आपका 3 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया समझो और 1 लाख रुपीस. तो ये सब मिला के है ना, इसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट. किसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट? तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको मिला के कहा जाता है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कोई पूछेगा नहीं, नेक्स्ट ईयर आप लर्न करोगे कॉस्टिंग वगैरह में आएगा. तो प्राइम कॉस्ट मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ दैट बिजनेस, प्राइम कॉस्ट. ओके, मैं आपको लिखवा दूंगा ये सब. तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. दिस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट. ओके, अभी इस प्राइम कॉस्ट, ये मेन खर्चा है, सबसे बड़ा खर्चा फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. इसके बाद 3 और खर्चे आते हैं. दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स. इन तीनों को हम लोग एक ही हेड में डाल लेते हैं इधर. इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या इसको बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंस. फैक्ट्री एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. इसमें आपका आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? ये ऐसे मटेरियल है जो पर यूनिट फ्लक्चुएट नहीं होता. पर यूनिट फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, एक क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स के बाद ये फ्लक्चुएट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स बिजनेस में, तो शर्ट्स आप 100 शर्ट्स का एक कार्टन बना रहे हो. तो जैसे 100 शर्ट्स कंपनी में, वो हर एक शर्ट एक बॉक्स में, तो वो जो उसका ओरिजिनल एक शर्ट का बॉक्स है दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, वो हर एक शर्ट पे एक लगेगा आपको. बट एक जो बड़ा कार्टन है आपको 100 शर्ट्स के बाद एक कार्टन लगेगा. फिर उसके टेप्स, उसका स्टेपल्स या उसका फिक्सिंग जो भी है, वो हर 100 शर्ट्स के बाद एक लगने वाला है. तो ऐसा नहीं कि वो पर यूनिट फ्लक्चुएट हो रहा है, वो अमुक यूनिट तक कांस्टेंट रहेगा. फिर जैसे वो यूनिट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं उसके बाद वो बढ़ जाएगा. वापस कुछ यूनिट्स तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वापस वो बढ़ जाएगा. So they are called as indirect material. They are not directly related to production. थोड़े टाइम के बाद फ्लक्चुएट हो जाओ. समझ में आया? So indirect material के बाद आता है indirect labor. Indirect labor का मतलब वेजेस ही है, बट ये वो वाला वेजेस है, ये वो वाला वर्कर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. मतलब ये वर्कर्स शायद कुछ साफ सफाई के लिए रखा गया है, कुछ मशीन रिपेयर के लिए रखा गया है, डाउन टाइम मशीन का देखने के लिए रखा गया है. तो ऐसे लेबर्स हैं जो डायरेक्टली असेंबली लाइन से जुड़े हुए नहीं है, उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट लेबर. ओके, एंड तीसरा आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें आ जाता है आपका फैक्ट्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, आपका डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स. अब तक सारा डेप्रीसिएशन पीएनएल में जाता था, अभी ये डिवाइड हो जाएगा. फैक्ट्री एसेट्स का डेप्रीसिएशन ऊपर चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में. मतलब फैक्ट्री एसेट्स में क्या क्या आ गया? आपका मशीनरी आ गया, आपका इक्विपमेंट आ गया, आपका प्लांट आ गया, आपका फैक्ट्री टूल्स आ गया, लूज टूल्स आ गया, इन सब का डेप्रीसिएशन. अच्छा, इन सब का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो जो काम फैक्ट्री में हो रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस. तो बेसिकली फैक्ट्री के सारे खर्चे जो जो ट्रेडिंग में जाते थे वो सारे के सारे कहां चले गए? मैन्युफैक्चरिंग में चले गए. और उसके साथ कुछ पीएनएल वाले भी ऊपर चले गए. कौन से वाले पता है? डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, नॉट ऑन ऑफिस एसेट्स.
Depreciation on office equipment is P&L debit. Depreciation on office building is P&L debit. Normal depreciation ऐसे दिया है तो भी P&L debit. But depreciation on machine, depreciation on plant, depreciation on factory building, depreciation on factory equipments, repairs and maintenance, ये सब कहाँ चला जाएगा आपका? Manufacturing. रॉ मटेरियल के नीचे वाला क्या लिखा है? टू मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल के नीचे है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंस, ये फैक्ट्री एक्सपेंस भी कहा जाता है। मतलब जो पीएनएल के अकाउंट्स थे वो इसमें आ गए। ट्रेडिंग वाले सारे चले गए, पीएनएल वाले दो गए। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स चला गया और रिपेयर्स वाला चला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चला गया। ओके, तो फैक्ट्री का सारा खर्चा। बट ये जो खर्चे हैं वापस सब तीनों इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब नॉट पर यूनिट, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो कार्टन का एग्जांपल दिया मैंने। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वेजेस है बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, आपका असेंबली लाइन से रिलेटेड नहीं है, पर यूनिट बेस को फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है। और ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये भी पर यूनिट फ्लक्चुएट होने वाला। अभी इलेक्ट्रिसिटी है, आप 1000 यूनिट बनाओ, 2000 यूनिट बनाओ, 3000 यूनिट बनाओ, वहां तक सेम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। फिर हाँ कुछ बड़ा सा प्रोडक्शन बूस्ट करना है तो ज्यादा पावर लगेगा, ऐसा सब। फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाल के रखा है। आप 500 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 5000 यूनिट बनाओ, द इंश्योरेंस रिमेन्स द सेम। तो ये वो वाले खर्चे जो फ्लक्चुएट नहीं होते अलॉन्ग विद प्रोडक्शन, दे आर समवॉट सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड कैटेगरी में चले जाते हैं। समझ में आया? तो वन सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग में ऑन टॉप यू हैव 3 बिग एक्सपेंसेस। सबसे बड़े, सबसे पहला रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। फिर डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे कोर एक्सपेंसेस। ये तीनों वेरिएबल होते हैं, मतलब जितना यूनिट्स बढ़ाओगे उतना ये खर्चा बढ़ेगा। इसके बाद आता है 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ये इसकी खासियत क्या है? ये पर यूनिट नहीं होता, ये यूनिट्स के साथ फ्लक्चुएट नहीं होता, एक एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, कंप्लीटली वेरिएबल नहीं होता। कुछ तो फिक्स ही होता है, कुछ सेमी वेरिएबल होता है। इसमें समझो खर्चे हो गए आपके, ये 10,000 हो गया, ये 20,000 हो गया, ये 30 हो गया, ये 25, ये 50 और ये 10। समझो ये सब खर्चे मिला के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो ये 30, 60 एंड 1,10,000। ओके, अब प्राइम कॉस्ट का मतलब यहां तक। प्राइम कॉस्ट मतलब ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है उसको, प्राइम कॉस्ट को। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट में जब आप ये फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देते हो, प्राइम कॉस्ट में ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देते हो, तो इसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसको कहा जाता है, मतलब फैक्ट्री में गुड्स ऑलमोस्ट रेडी है, अब तक थोड़ा सा एक एक्सपेंस बाकी है, इसका कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों आ गए। तो आपको कोई बोलता है कि भाई इसका डायरेक्ट कॉस्ट इतना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपको कोई बोले इसका फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ गया। ये बात चीज में समझने के लिए बनाया गया, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग साथ में ही लिखा है ना यहाँ पे सब। इधर साथ में ही लिखना है सब। अब इसके बाद 2 और आइटम्स आते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओके, व्हाट इज WIP? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोसेस? देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बड़ा फैक्ट्री होता है। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, लेट्स से माय फाइनल अकाउंट डेट इज 31 मार्च 2023, हाँ, तो उस दिन पे क्या मैं असेंबली लाइन, फैक्ट्री सब बंद कर दूं फॉर मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स? इम्पॉसिबल। वो फैक्ट्री तो कंटिन्यूअस 24/7 चालू ही रहेगा, या फिर 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे तो भी ऐसा नहीं कर सकता कि पूरा प्रोडक्शन सब बंद कर दो और यूनिट्स बना के रेडी कर दो फिर नेक्स्ट ईयर नया प्रोडक्शन करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो चालू रहने वाला है, आपको बीच में अकाउंट्स बनाने। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, ये वो रॉ मटेरियल है जो आपने रॉ मटेरियल लेके गोडाउन में रखा था, उसका क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, बट देयर माइट बी सर्टेन यूनिट्स व्हिच आर स्टिल इन प्रोसेस ड्यूरिंग ईयर एंड।
मतलब वो ना रॉ मटेरियल है वो ना फिनिश गुड्स है, वो बीच के। तो उसमें जो कॉस्ट पड़ा हुआ है वो ये साल का कॉस्ट नहीं है, वो जो कॉस्ट है ना वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, क्योंकि वो यूनिट्स का बेच हो गया नेक्स्ट ईयर, तो वो ये साल का प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। एनी टाइम क्लोजिंग स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। तो खाली फर्क क्या है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में है ना, खाली रॉ मटेरियल प्रीपेड पार्ट पड़ा रहता है। बट WIP में है ना आपका रॉ मटेरियल भी पड़ा है, थोड़ा बहुत वेजेस भी आपने पे किया होगा। समझो आपका प्रोसेस टाइम इज 1 मंथ, प्रोसेस टाइम इज 1 मंथ, मतलब यूनिट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में 1 महीना लगता है, और 15 दिन पे आपका फाइनल अकाउंट्स आ गया। फॉर एग्जांपल 15th डे पे फाइनल अकाउंट्स आ गया, तो बेसिकली आधा हो गया। तो उसमें कैसा वैल्यू होता है, रॉ मटेरियल जो भी लगा है उसका प्रीपेड एक्सपेंस, लेबर जो भी 15 दिन का लगा है उसका खर्चा, और ओवरहेड्स जो भी खर्चा हुआ है उस पे उसका, मतलब जो भी वो प्रोसेस वाले यूनिट्स हैं, जो भी वो प्रोसेस वाले यूनिट्स हैं उसका सारा खर्चा। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? जो भी वो प्रोसेस वाले यूनिट्स हैं उसका सारा खर्चा इस साल को बिलोंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस? नथिंग बट प्रीपेड रॉ मटेरियल प्लस प्रीपेड वेजेस प्लस प्रीपेड ओवरहेड्स, ये सारे का थोड़ा सा पोर्शन प्रीपेड जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, नेक्स्ट ईयर को करता है। तो सॉरी, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। प्रीपेड रॉ मटेरियल प्लस प्रीपेड वेजेस प्लस प्रीपेड ओवरहेड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल को बिलोंग नहीं करता है, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो हम लोग इस साल से इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करके रिमूव कर देते हैं और एसेट में डाल देंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक करते हो आप ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, वर्क इन प्रोसेस। इसका मतलब समझा? समझो आपका टोटल रॉ मटेरियल है 2 लाख और ये टोटल 220 है, 220 का खर्चा हुआ है, उस 2,20,000 में से 10,000 के मटेरियल इन प्रोसेस है, तो क्या वो ये साल का खर्चा है? तो उसको हटाओ। टोटल आपका वेजेस लगा है 3 लाख, उस 3 लाख में से 30,000 इन प्रोसेस है, वो हटा दो। ये ओवरहेड हुआ है 1 लाख, लेकिन उस 1 लाख में से 10,000 इन प्रोसेस का ओवरहेड, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर बिकने वाला है, मैचिंग कंसेप्ट, ये साल का खर्चा नहीं है तो हटा दो। तो व्हाट इज दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP? इट इज नथिंग बट अ प्रीपेड एक्सपेंस, but it not only includes prepaid raw material, it also includes prepaid raw material, prepaid wages, prepaid this expenses also. ये खर्चे भी, इन सब का proportionate part is over here. Is it clear? ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए अमाउंट दिया होगा आपको पोस्ट करना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल समझो 15,000, ये एंड में बचा हुआ। एंड देन व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP? लास्ट अगस्त, वो ये साल का एक्सपेंस है क्योंकि ये साल माल बिका है, तो ये साल लेके आओ, ये समझो 10,000। अभी सर ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया, तो ये भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है? देखो ये 10 है सपोज और ये 15 है, तो -5 आ जाएगा ना। पॉजिटिव भी आ सकता है, ये 15 है ये 10 है तो पॉजिटिव आएगा, बट ये 10 है ये 15 है तो इसलिए इधर तो क्या मसाला था परचेज का, तो पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है, बट इधर नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग अलग ही रखते हैं। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अलग, क्लोजिंग स्टॉक अलग। ये खर्चा बढ़ाता है, लास्ट ईयर का प्रीपेड है, ये साल का एक्सपेंस है, समझा? हेलो, ये क्या है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जो ये साल का क्या बन के आया? ओपनिंग स्टॉक, ये साल बिका माल। और ये क्या है? ये साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये नेक्स्ट ईयर बन के आएगा ओपनिंग स्टॉक। WIP का कंसेप्ट समझा? अब इन सभी चीजों को आप ले लो, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट में आप ओपनिंग WIP ऐड कर दो और क्लोजिंग WIP माइनस कर दो, और एक और चीज है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, इसको माइनस करोगे तब जाके आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट? You know what is a byproduct? Byproduct. प्रोडक्शन के टाइम पे जो कचरा, हाँ वो है ना, भंगार। हाँ,
बाय प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं है। बाय प्रोडक्ट है ना, आप बनाने के लिए गए नहीं लेकिन बन गया और बिक भी रहा है। तो जैसे अमूल बटर बनाता है तो बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट। बटर मिल्क बनाता नहीं हो, बटर मिल्क तो इज अ बाय प्रोडक्ट। जब भी मक्खन बनाते हो तो छाछ बनता है ना, तो छाछ इज अ बाय प्रोडक्ट। इसलिए आप देखोगे छाछ इज वेरी सस्ता। कौन से मक्खन के साथ छाछ में कुछ सर वो अच्छा अरे, छाछ तो नहीं तुम्हारा है। अरे वो पनीर का तो सही होता तुम्हारा मक्खन के साथ वो लिक्विड बचा रहे थे उसका, उसमें बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट। अरे सुनो फर्नीचर वाला कबाब बनाते हैं, फर्नीचर घिसता है तो बाकी का वो नीचे गिरता है, वो बाय वो स्क्रैप हो। सुनो अभी, बाय दही को चर्न करके यू मेक दैट छाछ राइट। तो वही चीज है ना, वो बटर के एक्सट्रैक्शन में निकलता है। बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट। दिखना अभी दही भी बेचता है ना, तो उसका बाय प्रोडक्ट में निकलता ही हो। अभी हाँ, बाय प्रोडक्ट ही है वो, देखना ध्यान से। अभी सुनो, अलग से खास प्रोडक्ट नहीं बेचता है वो। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, आपका सपोज अल्कोहल इंडस्ट्री। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में से है ना, ग्लिसरीन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्री। ग्लिसरीन देखा है, बाकी वाले देखा है। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में से ग्लिसरीन एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, विच इज यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री है ना। ऑयल इंडस्ट्री है आपका, रिफाइनिंग इंडस्ट्री, तो उसमें ऑयल सीड्स जो ये सफोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल और ये सब बनाना है ना सीड्स से, ग्राउंडनट ऑयल, तो इसमें से ऑयल केक्स निकलता है। ऑयल केक्स इज दैट बचा हुआ रेसिड्यूअल जो कैटल इंडस्ट्री में इट इज यूज्ड एज अ फॉडर। फिर आपका एक और है अपना शुगर इंडस्ट्री में से ना बगास निकलता है। बगास इज अ रॉ मटेरियल फॉर पेपर। ओके, तो बगास it is called bagasse. So bagasse is a byproduct of sugar industry. Okay, sugar cane का कचरा इतना निकलता है from alcohol। अभी सुनो, शुगर है, शुगर में से अभी इतना सारा रहता है। सुनो उसने क्या बोला, वो लकड़ा काट के जो बचा हुआ रहता है जो बेचता है, दैट इज स्क्रैप। स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट है ना सिमिलर है, खाली सुनो ध्यान से, इसमें स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट्स आर सिमिलर। स्क्रैप का मतलब बंगाल, स्क्रैप का मतलब बंगाल। लेट मी वाइंड अप। स्क्रैप का वैल्यू होता ही नहीं। स्क्रैप तो आपको जो पैसा मिला आप निकाल के बंगाल में। ओके, तो स्क्रैप भी आया ना तो यू क्रेडिट इट टू मैन्युफैक्चरिंग, यू डोंट शो इट एज अ सेपरेट इनकम बिकॉज यू आर नॉट इंटेंडेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। यू आर जस्ट थिंकिंग है जो पैसा आया रेड्यूस द कॉस्ट, रेड्यूस द। तो फैक्ट्री का टोटल खर्चा समझो 10 करोड़ हो गया है बनाने का, उसमें से 1 लाख 2 लाख का आपको स्क्रैप का वैल्यू आ गया तो उतना खर्चा कम कर दो। तो एंट्री फॉर स्क्रैप इज कैश टू स्क्रैप, कैश टू स्क्रैप एंड स्क्रैप टू पीएनएल कर देते पहले, वो स्क्रैप डाल देने का इन योर मैन्युफैक्चरिंग। तो बाय सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप टू मैन्युफैक्चरिंग, या फिर बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्क्रैप ही था, लेकिन उसने देखा कि अरे इसका तो वैल्यू मिल रहा है, इसका तो थोड़ा बहुत ब्रांडिंग करके बेच देता है। इज दिस क्लियर?
तो जैसे बटर मिल्क हो गया, फिर आपका मोलासिस हो गया, फिर आपका ग्लिसरीन हो गया, इथेनॉल हो गया, ओके, ऑयल केक्स हो गया। तो ये सर जैसे कपड़े का अगर कारोबार हो तो उसका क्या बचता है? कपड़े का थोड़ा थोड़ा ऐसा लैक्स बचता है, उसको भी बेच के मिलता है। वो होता रहेगा। वैसे ही ना Whatever you get, so by product का जो भी पैसा है, बोलने का मतलब you do not treat by product as a separate income. You do not treat it as your normal sales, because इन गुड्स को बेच के आपको प्रॉफिट बनाने का इरादा नहीं। जो पैसा आया वो ठीक। तो by sale of scrap या by sale of byproduct is not shown under P&L or trading. It is shown under manufacturing. Let's say it was 10,000. It will be always a nominal amount compared to the actual sale. Keep that in mind. Okay? It will be always a nominal amount compared to actual sale. Remember that. अभी ये सब करने के बाद इसका डेबिट साइड ही बड़ा होने वाला है, क्रेडिट साइड कभी बड़ा होने वाला नहीं है। इधर कभी सेल्स दिखा ही नहीं है, इधर कभी सेल्स दिखा ही नहीं है, तो इसका डेबिट बड़ा होगा। तो दिस इज 520, 620, 630, 730, 740, 740 माइनस 25, 7,15,000 आया। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट द हेल विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ट्रेडिंग में जो भी खर्चे थे वो सारे के सारे कहाँ चलेगा? तो ट्रेडिंग का बेचारा खाली रह गया। तो ट्रेडिंग में सिर्फ 5 आइटम्स जाते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेट्स से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50,000. What is opening stock of finished goods and what is closing stock of finished goods? Understand this. Normally आपके पास एक ही स्टॉक रहता था गुड्स का, अब आपके पास 3 स्टॉक रहेंगे। एक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल का स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा है, अब तक प्रोडक्शन में एंटर भी नहीं हुआ है। दूसरा होता है WIP का क्लोजिंग स्टॉक, ये वो प्रीपेड एक्सपेंस है जो प्रोसेस में जा चुका है लेकिन ईयर एंडिंग आ गया तो प्रीपेड बता दिया आपने। और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट आर फिनिश्ड गुड्स? प्योर प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये बन के रेडी है लेकिन ईयर एंड तक अभी तक सेल नहीं हुआ, तो ये भी प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। तो ये वो वाला प्रीपेड है। तो 3 स्टॉक आते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। ओके, और भी आगे आया स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स और वो भी आपको नहीं है। तो फिनिश्ड गुड्स का है, रॉ मटेरियल का और WIP का। तो ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग सॉर्टेड है। किसका लिखा मैंने ट्रेडिंग में स्टॉक? फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल और WIP का किधर गया? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो फैक्ट्री तक खत्म हो जाता है, फैक्ट्री के बाद रेडी हो जाता है, उसको कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स का जाएगा ट्रेडिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर ये जो बड़ा सा खर्चा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग, दिस इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेड। जैसे GP P&L में जाता था, NP कैपिटल में जाता था, तो COP विल कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रेडिंग। तो इधर आएगा टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा खर्चा इधर बैठ गया साथ में, ये पूरा खर्चा गुड्स का, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, और आएगा आपका सेल्स, बाय सेल्स। इस पे प्रॉफिट लगा के आप बेच दोगे, समझो आपने 15 लाख में ये पूरा माल बेच दिया, तो यहाँ पे आएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। So as I told you, only 5 items will come under trading. What are the 5 items? Opening closing stock of finished goods, sale of finished goods, इधर से बिकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रांसफर हुआ है, और यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना, मेन प्रॉफिट। अब आपका मेन प्रॉफिट क्या है? यहाँ तक का प्रॉफिट है, ट्रेडिंग तक का प्रॉफिट विद मैन्युफैक्चरिंग पूरा आ गया है। तो ये कितना आ रहा है? 1560 minus 7, 9,95,000 is your gross profit. 7 lakh, whatever. 7,95,000 is your gross profit. This you will transfer it to P&L.
P&L, बैलेंस शीट ऑल रिमेन्स सेम। P&L में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब डेप्रीसिएशन आएगा तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है, प्लांट है, डेप्री ऑन इक्विपमेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, तो P&L में लिखने का नहीं, वो डाल देने का मैन्युफैक्चरिंग। P&L में कौन सा डेप्री जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एसेट्स, ऑफिस बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ नहीं दिया है तो वो सब P&L में। फैक्ट्री रिलेटेड एसेट का डेप्रीसिएशन है तो मैन्युफैक्चरिंग। इज दिस क्लियर? 1 सेकंड फटाफट बोलो। मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, हाउ विल यू टेक अ स्टार्ट? Raw material consumed. What items will come in raw material consumed? Opening stock of raw material. That's purchase of raw material. Plus trade inward, carry inward अगर है. And minus closing stock of raw material. That is RMC, raw material consumed. बराबर है? Then you go for direct wages. Plus direct, सब टू करके लिखना है. प्राइम कॉस्ट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है टू मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वर्क। हाउ विल यू बाइफरकेट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? इट्स वेरी सिंपल। पर यूनिट डेटा दिया तो वो डायरेक्ट है, पर यूनिट नहीं दिया तो वो इनडायरेक्ट है, ग्रॉस अमाउंट्स में दिया रहेगा। फिर आता है आपका WIP, ओपनिंग स्टॉक किधर? डेबिट की क्रेडिट? ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। लॉजिक समझा? प्रोसेस वाले गुड्स है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इस साल को बिलोंग नहीं करेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक क्या है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, जो इस साल का खर्चा है, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से सेल हो जाएगा, बराबर से। फिर आता है आपका सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट या सेल ऑफ स्क्रैप। व्हाट इज सेल ऑफ स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट? इट इज नॉट योर सेपरेट सेल ऑफ गुड्स, या आप उसके लिए मेहनत मशक्कत करके उसको बेच रहे हो, नहीं। वो तो जो आया वो आया, आपका कॉस्ट कम कर रहा है। स्क्रैप है तो स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट है तो बाय प्रोडक्ट। Remove it from manufacturing. Remove it from manufacturing. Is it clear? हाँ, अगर आप उस पे अच्छे से ब्रांडिंग वैंडिंग करके उसको सेपरेट गुड्स के जैसा बना के ट्रीट कर रहे हो, then you put it under trading account. That becomes your sale. That becomes your sale of finished goods only. बट अगर बाय प्रोडक्ट है, बनाने का इरादा नहीं था, ऐसे ही निकल रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू होता है उसका, वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल रहता है। आपका अगर मेन प्रोडक्ट 10 करोड़ का सेल हो रहा है तो उसका हार्डली 1 लाख रुपए का सेल हो रहा होगा। इट इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट कंपेयर टू द एक्चुअल सेल्स। इज इट क्लियर? तो रिमूव फ्रॉम ट्रेडिंग, फिर जो बचता है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग। इधर से जीपी, एनपी, बैलेंस शीट, एवरीथिंग। बेसिकली आपने क्या किया? पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्री इज द मेन थिंग। फैक्ट्री का सारा खर्चा आपने यहाँ पे लिखा, फैक्ट्री का सारा खर्चा इधर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, is this clear? समझा सबको? बोलो। क्लियर है? पैकेजिंग में भी ना 2 प्रकार का पैकेजिंग होता है। एक होता है बेसिक पैकेजिंग, एक होता है ग्लॉसी वाला, ऊपर वाला जो एडवर्टाइजिंग के लिए होता है। हाँ, वो सब मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, और जो प्रेजेंटेशन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए बॉक्स किया जाता है, बिस्किट्स है, एक रॉ पैकेजिंग, एक ग्लॉसी वाला। रॉ वाला होता है, एडवर्टाइजिंग वाला है तो तब पर सेल का होता है। हाँ, सब दिया है। Ancillary, not your ancillary. It's a reduction of expense. Like an income, but it is considered a reduction of expense. Expenditure, not clear. अगर ऐसा किया बहुत अच्छे से तो उसको गुड्स के जैसे चलिए ना, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री निकल रहा है, जो बगान से निकला है उसको सीधा आईटीसी को दे देगा।
What उनका variety from एक काम करो Next, sum number 28. Full side draw करो left side. नहीं, one side only. This sum is only manufacturing account. We are going to solve 3 sums like this, no? No guys, quick, don't waste time. Quickly draw for 28 sums. 2 columns. 28. देखो 28 sums. अभी चलो ऐसे नाउ Hello guys, listen. Please listen फटाफट. इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. एक में खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, वो 5 मार्क का आता है. एक फुल फ्लेजेड आता है, दैट इज 20 मार्क्स. So starting with the basic first. Sum number 28 देखो. Mr. Pankaj, please be quiet. Runs a factory. हाँ, 2 बार आ गया. Mr. Pankaj runs a factory which produces motor spares of export quality. Page 78. Following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 16. तो पहले तो एक समरी कर लो. ओपनिंग WIP किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. क्लोजिंग WIP मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट. रॉ मटेरियल परचेजेस किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट RMC. ओपनिंग रॉ मटेरियल RMC, क्लोजिंग RMC, रिटर्न RMC. इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. बताया था ना. वेजेस डायरेक्ट किधर जाएगा? दैट इज डायरेक्ट वेजेस सेपरेट. मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. इनडायरेक्ट वेजेस किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया हुआ है, दैट इज डायरेक्ट. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेब्री ऑन फैक्ट्री, डेब्री ऑन प्लांट, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. बाय प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस 20,000, दैट इज क्रेडिट साइड. अब यही चीज को फॉर्मेट में दिखाने का. वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट कॉपी डाउन द आइटम्स. फॉर्मेट देख लो ध्यान से. कैसे दिखाने का देखो. सबसे पहले लिखने का टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. राइट फास्ट. टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 3,90,000 plus purchase of raw material. Sorry, it is 3,02,000 plus purchase of raw material, that is
12 lakh 10 माइनस परचेज रिटर्न्स भी दिया हुआ है. परचेज रिटर्न्स किसका होगा? फिनिश गुड्स की रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. अभी सब रॉ मटेरियल. वो खरीदता है रॉ मटेरियल, बेचता है फिनिश गुड्स. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट वाज 3 lakh 10. बराबर है. So you arrive at the final answer, which is 11 lakh 84 आ रहा है क्या? सर पर अपन ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट पर ना दाखवलं. हाँ, यहाँ पे क्रेडिट में दिखा सकते हो, बट एक ही आइटम है तो डेबिट से ही सब्ट्रैक्ट, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करते हो ना, ओपनिंग प्लस परचेज, परचेज माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. एक ही आइटम है, इसमें और कोई खर्चा नहीं है, तो रॉ मटेरियल से ही उड़ा सकते हो. तो पूरा खर्चा दिख जाए ना रॉ मटेरियल का इंटैक्ट. WIP पॉसिबल ही नहीं है डेबिट माइनस क्रेडिट करना, क्योंकि नेगेटिव फिगर आएगा. इसमें तो कर सकते हो, इसमें खाली रॉ मटेरियल का ही खर्चा है और कुछ नहीं. तो 11 लाख 84 आया. अभी नेक्स्ट क्या था उसमें? डायरेक्ट वेजेस. तो डायरेक्ट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है. पहले 3 डायरेक्ट फिर 3 इनडायरेक्ट. डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है आपको कितना दिया? 2 लाख 10. कैन यू सी दैट? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास रॉयल्टी है, मिला? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1 lakh 30. यू नो व्हाट इज रॉयल्टी? ब्रांड नेम या टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हर साल आपको पे करना पड़ता है. कोलगेट है तो अपना पेरेंट कंपनी को हर साल पर ट्यूब 38% रॉयल्टी पे करता है. 38 to 39%. मतलब 100 रुपए का ट्यूब बेचता है तो कोलगेट इज नॉट इंडियन ब्रांड, यूरोपियन है, तो उसका पेरेंट कंपनी यूरोप में है. तो यहाँ पे जितना कोलगेट का ट्यूब बेचता है उसका पर ट्यूब 38-39 100 रुपए में से 38 रुपीज यूरोप को जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी पर ट्यूब, बिकॉज यूजिंग द ब्रांड नेम. सर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल का भी एंट्री वेजेस उसके साथ नहीं किया. नहीं, ऊपर तीनों डायरेक्ट है. ऊपर तीनों डायरेक्ट 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 वेरिएबल एक्सपेंस, फिर 3 इनडायरेक्ट. समझा? डायरेक्ट एक्सपेंस जितना यूनिट बनाओगे उतना खर्चा होगा. देन टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी लिख सकते हो. ओवरहेड्स, ओके. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ओके. फैक्ट्री ओवरहेड्स भी चलेगा. इसमें सब इनडायरेक्ट मटेरियल्स वगैरह सब आ जाएगा. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर आई थिंक 16,000. बहुत बढ़िया. इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 48 है. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, दैट इज 2 lakh 30, राइट? हेलो. डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड दिख रहा है आपको? फैक्ट्री का डेप्री ऊपर चला गया मैन्युफैक्चरिंग में. डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड इज 40,000. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फैक्ट्री में होता है, तो दिस इज 60,000. और कुछ है खर्चे में? देख लो, चेक कर लो. नहीं है? सब टोटल ले लो. दिस इज 64, 104, 334, 394 आएगा. फिर आएगा आपका क्या यहाँ पे? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोसेस. लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग 390 है. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस इज 5 lakh 7. एंड इज देयर एनी बाय प्रोडक्ट? सो चेक कर लो. तो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटेंशनल प्रोडक्ट. वो बेचने का इरादे से नहीं बनाया है, खाली कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, स्क्रैप के जैसा. जितना आया उतना. द वैल्यू इज वेरी नॉमिनल कंपेयर्ड टू द मेन प्रोडक्ट. सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट is how much? 20,000. Mila? That's about it. I think the difference, whatever you get, is called as by cost of production.
by cost of production. सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की माइनस नहीं। अच्छा फिर वो क्रेडिट में ही जाता। वो नेगेटिव आएगा ना डेबिट में लिखो, वो हमेशा अलग लिखो। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इधर ट्रेडिंग वही तो मैं बोला, ट्रेडिंग में वो गुड्स है जो जीपी मार्जिन लगा के एक्चुअली सेल के लिए जा रहे हैं या प्रॉफिट लगा के बेचने का ट्राई नहीं करते, जो आया वो कॉस्ट पे निकल जाते हैं मोस्ट। दिस इज आल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। बाय प्रोडक्ट है ना, कॉस्ट पे ही निकाल देते हैं, प्रॉफिट और लगा के बेचने का ट्राई नहीं करते। तीनों एसेट्स में कितना आ रहा है सीओपी टोटल बोलो पहले 23 और सीओपी 17 81 Try question 7 on your own. फटाफट क्वेश्चन 7, उसके बाद एक और करना है फटाफट। राइट फास्ट बहुत सारा। चलो क्विक, नेक्स्ट सम में करवा रहा हूँ। 7th सम अभी करो। 7 सर तुम्हें पार्टी करा आपण। थैंक यू सर। आटला भाई सर राजीव सर वाटी आपण रोहन सर तो पोताना अकाउंटची पार्टी आपण तुम्ही देखो। गया ये से कॉलेज से रोहन सर की पार्टी वीडियो में क्या किसका पार्टी? ऐसे ही पार्टी बड़ा बाबा है। और हफ्ता हफ्ता शादी सर शादी का पार्टी शादी की डांस ले जाने वाली दूसरे सर आपको शादी में नहीं बुलाया, अभी मेरा शादी के बाद में शादी नाइस क्विक, कम ऑन बड़ा फट चलो। 17,81 आ रहा है, चेक कर लो। Solve first. 7 sum. रोहन सर ना क्लास में चेक कर आवे लगी और ऊपर से तू मारो जो पहुंच रहे हैं बात करते
ये मेरी ही है। बराबर है 2385 आया See, 2385 COP.
मिला क्या? चलो टेक सम नंबर 27 सम लिख लो। 27 देखो 27 में कुछ नहीं है, वही आपको बनाने को बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बट यूनिट्स और अमाउंट दोनों दिया है। तो फॉर्मेट में ना दो कॉलम बना लेने का, पहला कॉलम यूनिट्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। ओके, यूनिट्स एंड अमाउंट दोनों बता देने का। पहला यूनिट जो चीज का यूनिट दिया है ना उसका लिखने का, जो नहीं दिया है वो डैश, और कुछ नहीं है, वो इंफॉर्मेशन ही है। हाँ, सब आउटर में ही रहेगा, सब आउटर में, सब आउटर। ऑल फिगर्स इन द आउटर कॉलम, बताता हूँ। अच्छा, मतलब अपन ने कैलकुलेट करना मुझे प्राइस प्लस यूनिट्स नहीं, यूनिट्स खाली इंफॉर्मेशन के लिए, यूनिट्स अमाउंट वही फाइनल ड्रॉ कर लो। कौन कौन एब्सेंट है? तो हाँ, तत्व ईशान, दक्ष नहीं, दक्ष है। सिद्ध, और सिद्ध भी है पागल। आयुष आया है क्या? एक हसीन का तस्वी, तत्व, दक्ष, तत्व, ईशान। Come on now, see sum number 28. 28 sum देखो सब लोग। Sorry, 27 sum। 28 को किया। Vimal runs a factory which produces soaps for a chain. Following details were available in respect of its manufacturing activities. देखो, opening WIP पता है सबको, manufacturing debit, closing WIP, manufacturing credit, opening inventory of raw material RMC, closing of raw material RMC, manufacturing debit, purchases RMC, higher charges of machine। ये सब कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखते जाओ। सबसे पहला start with cost of raw material consumed, cost of raw material consumed। ओके, देखो cost of raw material consumed में ना start with opening stock of raw material। सेम टाइप है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यूनिट्स नहीं दिया तो डैश कर देना। अमाउंट इज 1,70,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अमाउंट का एक ही कॉलम है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आर आई थिंक 8,20,000 दिख रहा है, यूनिट्स नहीं है, डैश कर दो। और रिटर्न्स वगैरह भी कुछ नहीं है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका भी यूनिट आई थिंक नहीं दिया है, 1,90,000 हुआ ये नेट। इधर ही लिखने का कॉस्ट ऑफ आरएमसी, इधर ही टोटल करके अंडरलाइन करके दिखा देना। आरएमसी बोली, आरएमएस क्यों नहीं? कॉस्ट ऑफ आरएमसी करो, कितना आ रहा है? 8 लाख। ओके, अब जब टोटल करोगे ना तो ये 3 को मत लेना, सीधा 8 लाख लेना। सॉरी, હવે કન્ફ્યુઝન થશે ના। तो लेवानो एवी रीते डायरेक्ट करियर में ना चाले। नहीं, ये ऐसे करके इधर सब टोटल दिखाना पड़ेगा कॉस्ट तो ऑफ भी एक लाइन बनाने देगा। बस एक आरएमसी का सब टोटल जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। अभी डायरेक्ट वेजेस वगैरह सब ऐसे ही लिख सकते हो आप, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स, नो सब टोटल, बाकी सब सेम ही है। बाकी सब से यूनिट्स दिया तो लिखो, वरना डैश कर दो। डायरेक्ट वेजेस देखो, डायरेक्ट वेजेस है ना, यूनिट्स तो नहीं दिया है, उसको ढूंढने का तरीका दिया है। कॉन्ट्रैक्टेड एट 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड एट 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है? इट इज 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, यूनिट प्रोड्यूस नीचे दिया हुआ है 5 लाख। कैन यू सी दैट?
तो 5 लाख इंटू 0.8 कितना होता है? 40,000 होता है। इधर ही दिखा ना, 5 लाख इंटू 0.8 40,000 प्लस 4 लाख है। 4 लाख 5 लाख इंटू 0.8 इज 4 lakhs माय बैड। और 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, तो 0.4 इंटू पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000 यूनिट्स था उधर, मिला तो 4,800 मिला। हेलो, तो इट इज 4,04,800 4,04,800। ऐसा वियर्ड कैलकुलेशन क्यों है, समझ में आ रहा है कुछ? लेबर कॉस्ट है ना आपको पर यूनिट 0.8 रुपीज लग रहा है, 80 पैसा पर यूनिट। तो 5 लाख यूनिट बनाने का लेबर कॉस्ट कितना हो रहा है? 4 लाख बराबर। और 12,000 यूनिट्स आपके प्रोसेस में भी है, उन पे पूरा खर्चा नहीं लगा है, आधा, क्योंकि आधे ही हुए रहेंगे ऑलमोस्ट इन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो दैट वे द टोटल कॉस्ट इज 4,04,800। इसमें जो क्लोजिंग वाला है वो प्रीपेड निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में पड़ा हुआ है। तो दिस इज योर टोटल वैल्यू ऑफ वेजेस। बात समझ में आई? हेलो, प्लस 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है कि है कौन सा? हायर चार्जेस। हायर चार्जेस ऑफ मशीन के हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री? हायर चार्जेस ऑफ मशीन है वो। क्यों? यूनिट, पर यूनिट दिया हुआ है आपको। मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिंट क्या होगा? पर यूनिट। तो पढ़ो, हायर चार्जेस ऑफ मशीन है ना, इट इज 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कैन यू सी दैट? तो 0.6 into 5 lakhs which is 3 lakhs मिला। 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 5 लाख पे 60 पैसा, पर यूनिट 60 पैसे, दैट इज 3 lakhs। मशीन, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ मशीन दिया है ना उधर। हेलो, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट अबाउट हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री? Why? That was per unit, this was total. Can you see that? समझा भी? वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जाए। तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन आ गया, फिर टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, देखो क्या क्या आएगा। ओपनिंग ऑफ WIP नीचे, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, परचेज, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री आएगा इधर। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, फर्क समझा मैंने क्यों एक ऊपर एक नीचे किया? वो पर यूनिट था तो वो डायरेक्ट हो गया, ये पर यूनिट नहीं है तो ये इनडायरेक्ट है। तो 2,20,000 खर्चा सब मैन्युफैक्चरिंग का ही है। और क्या है इधर? डायरेक्ट वेजेस, क्लोजिंग WIP, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। Repairs and maintenance. Repairs and maintenance is how much? 1,80,000. That's it. उसके बाद आएगा आपका closing stock of WIP. Close, इसका टोटल का जरूरत नहीं है। Closing stock of WIP. खाली RMC का जरूरत। Sorry. Opening stock of WIP. Opening stock of WIP. नहीं, डैश है ही नहीं किसी का कुछ। वेजेस का तो वैसे भी होगा नहीं, खाली रॉ मटेरियल का होगा, WIP का होगा और फिनिश गुड्स, बाकी किसी का यूनिट्स होगा नहीं। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इट इज 10,000 यूनिट्स एंड वैल्यू इज 16,000। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यूनिट्स में है 12,000 और अमाउंट में है 20,000। इसका यूनिट्स दिया था तो लिख दिया, बाकी किसी में कोई यूनिट्स नहीं है। इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, और किसी में यूनिट्स खाली रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, इसमें ही है।
कॉस्ट शीट बनाओगे उसमें सब में यूनिट लिखा नेक्स्ट ईयर आएगा। अभी इसमें यूनिट्स दिखाने का जरूरत नहीं, मतलब है ही नहीं, खाली जिसका है उसका ही। मूविंग अहेड, फैक्ट्री का ये क्या बाय प्रोडक्ट है कुछ? सर खाली WIP में यूनिट्स के मामले में मैं वो स्पेसिफिक नहीं, तीन का ही रहता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। WIP मतलब क्या होता है आपके? WIP मतलब इन प्रोसेस वाले जो पूरे बने नहीं अब तक, बन रहे हैं। रॉ मटेरियल का भी होता है लेकिन दिया हुआ नहीं, तो छोड़ दे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो कितना आता है? सेल और बाय प्रोडक्ट नहीं है इसमें। नहीं है, चेक करो है कि नहीं है। 19 लाख 8, ये इधर कितना यूनिट्स बनाने का हुआ है? तो 19 लाख 8। तो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 19 लाख ओके, तो 1900,800 ऐसा है टोटल 19 लाख। तो ये यूनिट्स का लॉजिक क्या है? यूनिट्स आर ओनली फॉर इन्फो, WIP का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स कितना यूनिट होना है? 5 लाख। 5 लाख का कॉस्ट है 19 लाख। बाकी किधर यूनिट्स दिखाने की जरूरत? कुछ काम नहीं है, खाली बेसिस में कैलकुलेट करने के लिए काम आया। हाँ, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। होमवर्क कुछ नहीं है, वी आर मीटिंग ऑन ट्यूसडे। बड़े बड़े सम्स है मैन्युफैक्चरिंग के।